हाय। तो आज हम पढ़ेंगे साइको एनालिसिस के बारे में। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी का थर्ड स्कूल है। इससे पहले जो दो स्कूल है वो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए, तो हम थर्ड स्कूल से स्टार्ट करते हैं आज। अब साइको एनालिसिस साइकोलॉजी का थर्ड स्कूल है, बट इसे ना फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अब बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, थर्ड स्कूल फर्स्ट फोर्स इससे मतलब क्या है। थर्ड स्कूल मीन्स इससे पहले भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ चुके हैं साइकोलॉजी के, जो है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। उसके बाद आएगी साइको एनालिसिस। एंड फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा टॉपिक जो ले मैन में भी इंट्रोड्यूस हो जाए। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना हो तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो कि आपको साइकोलॉजी नहीं पता, ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। बट मान लो कि आपको ये पता है कि नार्सिस्ट क्या होता है। ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा घमंडी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, खुद की ईगो को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। आपको साइकोलॉजी नहीं पता थी, बट आपको वो कंसेप्ट पता था। इससे वो बन जाती है फोर्स। ठीक है। फोर्स मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक जो उन लोगों को भी पता हो जो फील्ड के बाहर है, ठीक है, जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। अगर उन लोगों में भी वो टॉपिक फेमस हो जाता है तो उसे हम फोर्स बोलते हैं। तो साइको एनालिसिस फर्स्ट फोर्स थी, ठीक है। अब इसमें हम पहले ये समझते हैं कि साइको एनालिसिस होता क्या है। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ना बहुत ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल इंसान थे, वो आपको पता चलेगा कितना कंट्रोवर्शियल क्यों थे, या फिर इनकी जो थ्योरीज थी वो इतनी ज्यादा फेमस क्यों है। अब साइको एनालिसिस किस चीज में बिलीव करता है। साइको एनालिसिस कहता है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनका रूट कॉज है ना, वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास और आपके पास्ट इवेंट्स। ये तीन रीजन है कि आपका बिहेवियर ऐसा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइको एनालिसिस किस चीज में बिलीव करता था, तो आप बोलोगे कि साइको एनालिसिस मानता था कि आपको अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, या फिर आपका जो बिहेवियर है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से, पास्ट इवेंट से और आपके अनकॉन्शियस माइंड से। इन तीन चीजों से ये बेस्ड था। अब उसके बाद आता है कि ये स्कूल आया कब था। ये स्कूल आया था 1900 में। अब हम पढ़ेंगे कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। अब आप समझ रहे होगे ना कि मैंने अनकॉन्शियस माइंड की बात की। ये मेन रूट कॉज अनकॉन्शियस माइंड को मानते हैं। लेकिन ये अनकॉन्शियस माइंड है क्या। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड समझना होगा। इन्होंने कहा था कि माइंड तीन तरह का होता है। अब सबसे पहले आता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बात करता है अवेयरनेस की। ये कहता है कि वो चीजें, जिन चीजों के बारे में आप अवेयर हो, वो आती है आपके कॉन्शियस माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अभी अवेयर हो कि आप ये क्लास देख रहे हो यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। मैं अभी अवेयर हूँ कि मैं आपको ये चीज, ये साइको एनालिसिस नाम का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। मेरे आसपास टेबल है, चेयर है, ठीक है, मेरा पेन है, मेरी नोटबुक है। इन चीजों के बारे में मैं अभी अवेयर हूँ। जिस भी चीज के बारे में आप अवेयर हो वो आता है आपका कॉन्शियस माइंड में। सेकंड आता है आपका प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। अब प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है, ऐसे इवेंट्स जिन चीजों के बारे में आप अभी अवेयर नहीं हो, बट अगर थोड़े से एफर्ट करो, थोड़ा से दिमाग पे जोर डालो तो आपको वो चीज याद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आपको वैसे रैंडमली याद नहीं आएगा, बट अगर थोड़ा से दिमाग पे जोर दोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। समझ गए। अब थर्ड आता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड बात करता है कि आपके जितने भी पास्ट ट्रॉमास है, मेमोरीज हैं, डिजायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हो पाई, वो सब आते हैं आपकी अनकॉन्शियस माइंड में। मेनली अनकॉन्शियस माइंड आपका ट्रॉमा हैंडल करता है। एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में ना आप अवेयर नहीं हो, बिल्कुल भी आपको नहीं पता कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी चीजें स्टोर है। अब सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि अगर आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझना है ना, तो आप अपने ड्रीम्स के थ्रू अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हो। आपके ड्रीम्स में कुछ सिंबल्स आते हैं। जैसे कि आपने स्नेक दिखा, तो स्नेक किस चीज का सिंबल है वो इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो आप वहां जाके चेक करके देख सकते हो कि वो सिंबल किस चीज से रेजोनेट करता है एंड किस मेमोरी को हिट कर रहा है। तो आप समझ जाओगे कि आपकी जो पर्टिकुलर थिंग है वो किस चीज से रिलेटेड, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास में किस चीज को डिपिक्ट कर रही है। अब ये समझ गए आप। तीन टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड है। कॉन्शियस जिसके बारे में अवेयर हो, अनकॉन्शियस जिसके बारे में आप मतलब अवेयर नहीं हो, आपका ट्रॉमा वगैरह वो सब अनकॉन्शियस है, और सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस जिसके बारे में आप अभी अवेयर नहीं हो, बट अगर थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आप अवेयर हो जाओगे।
उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक हमारा, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। जैसे इन्होंने टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड दिया था माइंड को समझने के लिए, वैसी पर्सनालिटी को समझने के लिए इन्होंने 3 चीजें बताई थी। पहली थी इड। अब इड को ऐसे समझो जैसे कि एक जिद्दी बच्चा है। अब मान लो आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आपके पास 5 समोसे और गेस्ट 4 हैं। अब आप उनके सामने जाके वो समोसे रखना चाहते हो, उन्हें सर्व करना चाहते हो, बट आपका एक छोटा बच्चा है, वो जिद कर रहा है कि नहीं नहीं ये चीज गेस्ट को नहीं देनी, पहले मुझे खानी है। बट आप अपने बच्चे को कह रहे हो कि रुक जा बेटा, पहले गेस्ट को सर्व करने दो, फिर हम आपको दे देंगे अगर बचेगा तो, नहीं तो हम आपको बाहर से ला देते हैं कुछ। बट बच्चा नहीं मान रहा। बच्चा कह रहा है कि नहीं, मुझे अभी के अभी वो चीज चाहिए, मैं नहीं देखता कि लोग क्या बोलेंगे, गेस्ट क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अभी के अभी अपनी डिजायर पूरी करनी है। वो है इट। इट कहते हैं कि मुझे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन करनी है। ये ना प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी क्या सोच रही है इसे कोई लेना देना नहीं, सोसाइटी को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, इसे सिर्फ अपने आप से फर्क पड़ता है। तो उसके बाद आती है ईगो। ईगो को समझने से पहले आपको सुपर ईगो को समझना होगा, जो थर्ड पर्सनैलिटी है। सुपर ईगो क्या होती है? सुपर ईगो बेस्ड है हमारे मॉरल प्रिंसिपल पे। ये कहती है कि मॉरल तरीके से जो भी चीजें राइट है, जो सोसाइटी कहती है, अब वो चीजें करो। बट एक बात बताओ, अब ऐसा इंसान जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे, जैसे इड सोच रहा है, क्या वो सही है? नहीं, ऐसा इंसान सेल्फिश कहलाएगा। अब जैसे सुपर ईगो है, सुपर ईगो सिर्फ सोसाइटी की सुनती है, खुद की चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देगी, अपने डिजायर सप्रेस कर लेगी, तो क्या वो सही है? वो भी सही नहीं है। इसका मतलब ना इड सही है ना सुपर ईगो सही है, तो सही क्या है? अब सही है हमारी ईगो। अब ईगो का मतलब यहाँ पे अहंकार नहीं है, ईगो यहाँ पे अच्छी चीज है। ईगो हमें ये बताती है कि इड और सुपर ईगो में बैलेंस कैसे क्रिएट करना। ईगो का मेन काम ये है इन दोनों के बीच में बैलेंस लेके आना। अब मान लो कि इड ने कोई डिमांड की, अब वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मांग रहा है, मेरा सुपर ईगो से कह रही है कि नहीं ये चीज सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो नहीं कर सकता। तो ईगो दोनों को समझाएगी कि तुम दोनों शांत हो, मैं सोसाइटी की भी सुनूंगी और मैं उसकी डिमांड भी पूरी करूंगी, ठीक है? बट मैं ये देख के डिमांड पूरी करूंगी कि सोसाइटी को भी बुरा ना लगे और मुझे खुद को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, मुझे खुद को भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े कुछ। समझ गए? ईगो का मेन ये काम है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो तीनों पर्सनैलिटीज है, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्लस ये कौन से माइंड से रेजोनेट करती है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा इड। इड बेस्ड है प्लेजर प्रिंसिपल पे, और ये रेजोनेट करता है, ये लिंक करता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। सेकंड है ईगो। ईगो होती है कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, और ये बेस्ड है हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पे। वेरएज जो लास्ट है थर्ड सुपर ईगो, वो है मॉरल प्रिंसिपल पे, और ये लिंक करती है हमारे प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से। समझ गए? बस इतना ही था, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप बता देना। अब हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब सिगमंड फ्रॉइड ने ना 5 स्टेजेस बताई थी। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ये जो 5 स्टेजेस है ना, इसके थ्रू ही बच्चा डेवलप होता है। अब ये ना एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब आप पूछोगे एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या होता है? एपिजेनेटिक प्रिंसिपल मीन्स या एपिजेनेटिक नेचर मीन्स कि अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे को डेवलप होना है तो वो इन स्टेजेस के थ्रू ही डेवलप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट स्टेज आई उसके बाद आप थर्ड स्टेज ले आओ, फिर फोर्थ ले आओ, फिर सेकंड ले आओ, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज आपकी डेवलपमेंट होगी, स्टेज बाय स्टेज आप चलोगे। जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेजेस को फॉलो करते हैं तो उसे एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। समझ गए? अब इन स्टेजेस को समझने से पहले ना आपको ये चीज समझनी होगी कि इनमें याद क्या करना है। अब हर स्टेज में ना आपको एक तो इनके ईयर्स याद होने चाहिए, प्लस आपको ये याद होना चाहिए कि इनका एरोजीनस जोन कौन सा है। एरोजीनस जोन मीन्स जिस पर्टिकुलर एरिया से ना वो प्लेजर सीख करेंगे। अब हर स्टेज में अलग अलग है, इसलिए आपको वो चीज याद रखनी है। कई बार ये एमसीक्यूज के थ्रू पूछ लेते हैं। प्लस आपको ये याद रखना है कि अगर उस स्टेज में ओवर या अंडर सिक्रीशन हो किसी चीज की, या ओवर या अंडर डिमांड हो किसी चीज की, आप ज्यादा प्यार कर दो या कम प्यार करो, तो उस चीज में क्या होगा, फिक्सेशन होगी कि नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी, आपको वो समझना है। पहली स्टेज आती है आपकी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज होती है 0 to 18 मंथ। अब इसमें क्या होता है कि जो एरोजीनस जोन है वो है आपका माउथ। आपने देखा होगा ना कि बच्चे को अगर कोई भी टॉय वगैरह दे दो, कुछ भी दे दो, वो उठा के सीधा अपने माउथ में डालेगा। इवन कई बार ना वो अपना थंब वो भी माउथ में डाल रहा होता है, पैर का जो अंगूठा वो भी। ऐसे ना कुछ भी आप, कोई भी पेंसिल, कोई क्ले, कोई बॉल,
ठीक है, या फिर कोई टॉय उसका जो भी है, वो सब कुछ उठा के अपने माउथ में डालेगा। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज में जो एरोजीनस ज़ोन है वो है माउथ। अब इस स्टेज में अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो बच्चे को हो जाएगा ओरल डिपेंडेंस। इसका मतलब है कि जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा पैसिव होगा। बच्चा ना खुद को कंट्रोल करने देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा ना, एक रिलेशन में एक इंसान सबमिसिव होता है और एक डोमिनेट होता है। अगर आप किसी बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो बच्चा क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। वो दूसरों की सुनेगा। वो इतना सबमिसिव होगा कि उसे अपने डिसीजंस लेने के लिए भी ना दूसरों से पूछना पड़ेगा। जैसे एक रिलेशन में अगर वाइफ है, वाइफ को बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और वाइफ जो ओरल डिपेंडेंट बन गई है, तो वो ना हर डिसीजन अपने पति से पूछ-पूछ के लेगी। इवन अगर छोटी से छोटी चीज़ भी कुछ बाय वगैरह करनी होगी, तो अपने पति से पूछेगी। सेम अगर पति को बहुत ज़्यादा ओरल डिपेंडेंस है, तो पति भी है ना अपने वाइफ से हर चीज़ पूछ-पूछ के करेगा। अब उसके बाद अगर सपोज़ करो कि आपको ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, ठीक है? तो आप हो जाओगे ओरल एग्रेसिव। ओरल एग्रेसिव का मतलब है कि ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। पहले वाला सहेगा, ठीक है? आप उसे कुछ भी बोल लो वो चुपचाप सह लेगा। दूसरे वाला बदतमीज़ होगा, आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा, सार्कास्टिक रिप्लाई करेगा, आपका मज़ाक उड़ाएगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, अपनी डिमांड्स को ऊपर रखेगा और दूसरों को नीचे रखेगा। एंड अगर इस स्टेज में ओरल फिक्सेशन हो जाती है, तो क्या होगा? बच्चे को स्मोकिंग की आदत पड़ जाएगी, नेल बाइटिंग की, थंब सकिंग की आदत पड़ जाएगी। बेशक उसकी एज ज़्यादा है, बट वो फिर भी इन हैबिट्स में इन्वॉल्व होगा। अब सेकंड स्टेज आती है हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज होती है 18 मंथ्स टू 3 ईयर। इस पर्टिकुलर स्टेज में जो प्लेजर सीकिंग जोन है वो है एनएस। इसमें ना हम बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं। अब मान लो कि आपने इस स्टेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई है। अगर बच्चा वॉशरूम जाना चाहता था तो आपने उसे नहीं जाने दिया कि अभी तो गए थे, अभी तुम नहीं जा सकते। तो इस स्टेज में ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस प्रॉब्लम का नाम है एनल रिटेंटिव। एनल रिटेंटिव तब होता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग हो। अब एनल रिटेंटिव वाला बच्चा जो होगा ना वो परफेक्शनिस्ट होगा। ऐसा बच्चे बड़े होके ना दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो अपने व्यूज़ या फिर अपने बिहेवियर को नहीं चेंज करते। अगर लोगों को परेशानी भी हो रही है, वो इंसान अपना बिहेवियर है या अपना ओपिनियन है वो नहीं चेंज करेगा। बहुत रिजिड बच्चा होता है ऐसा, बहुत ज़िद्दी होगा। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा लीनिएंट टॉयलेट ट्रेनिंग हुई है, आधे घंटे में बच्चा 2-2 3-3 बार वॉशरूम जा रहा है और आप जाने दे रहे हो, तो ऐसा बच्चा बनेगा एनल एक्सपल्सिव। एनल एक्सपल्सिव बच्चा ना बहुत ज़्यादा ही मेसी होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। इसे नहीं पता होगा कि चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखनी है, बहुत ज़्यादा गंद डालेगा। समझ गए? अब आती है हमारी थर्ड फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज होती है 3 टू 6 ईयर्स। इसमें जो एरोजीनस जोन है वो है आपके जेनिटल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं। लड़कों में होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि क्या सिगमंड फ्रॉइड ने इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो आप बोलोगे नहीं। सिगमंड फ्रॉइड ने सिर्फ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था, वेयरएज जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है ना उन्हीं के स्टूडेंट कार्ल युंग ने दिया था। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि जो बच्चा है ना वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होगा अपनी मदर के साथ, वेयरएज जो अपने फादर से ना जेलिसी करेगा, एनवी करेगा। वेयरएज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का उल्टा है ये। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है लड़कियों पे बेस्ड। इसका मतलब होता है कि वो अपने फादर से ना सेक्सुअली अट्रैक्टेड होंगी, वेयरएज अपनी मदर से एनवी करेंगी, जेलस होंगी अपनी मदर से। अब अगर इसमें सपोज करो फिक्सेशन हो जाती है तो बच्चा ना एग्जीबिशन करेगा, मीन्स अपने जेनिटल्स वगैरह शो करना। मीन्स जितने सेक्सुअल आपने पढ़े होंगे ना डिसऑर्डर DSM-5 में एग्जीबिशन वगैरह, वैसा बिहेवियर होगा। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा ये बच्चा, प्लस एंग्जाइटी, इनएडिक्वेसी पीक पे होगी इनकी हमेशा। तो उसके बाद आता है कि इनकी ना इवन प्रॉब्लम होगी अथॉरिटी फिगर के साथ, क्योंकि जो लड़की है, ठीक है, उसकी मदर एज़ अ उसके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए थी, जिसे देख के वो ग्रो करे अपने आप को। बट उसने क्या किया? उसने एनवी की, उसने जेलसी की। व्हेयरएज़ लड़के ने भी सेम चीज़ की। अपने फादर को एज़ अ हीरो मानना चाहिए था, रोल मॉडल मानना चाहिए था, बट उसने क्या किया कि उन्हें ही विलेन समझना शुरू कर दिया, उन्हें ही मतलब नफ़रत की उनसे, जेलसी की। समझ गए आप? इसलिए ना इनकी हमेशा अथॉरिटी फिगर से प्रॉब्लम होगी। अगर इस स्टेज में बच्चा फँस जाता है, तो समझ जाना कि अथॉरिटी फिगर से प्रॉब्लम है। अगर ओरल स्टेज में फँस जाता है, तो बच्चा स्मोकिंग, नेल बाइटिंग वगैरह करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा लेटेंसी स्टेज।
लेटेंसी स्टेज सबसे प्योर स्टेज है, इनोसेंट स्टेज है, ठीक है। इस स्टेज में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है। 6 to 12 ईयर्स की एज में ये स्टेज होती है। इस स्टेज में जो आपके जेनिटल्स हैं, जो आपके सेक्सुअल इंटरेस्ट है, वो सप्रेस हो जाते हैं। वो ऐसा कुछ भी मतलब कि सेक्सुअली कुछ भी नहीं होता इस स्टेज में। इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने ही जेंडर के लोगों के साथ दोस्ती करेगा, गेम्स खेलेगा, हॉबीज में इन्वॉल्व होगा, मतलब सिर्फ खेल कूद में ध्यान होगा बच्चे का। अब आती है हमारी फिफ्थ स्टेज, जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज, अब जेनिटल स्टेज से भी पता कर लो कि जो आपके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है ना वो फुली मैच्योर हो चुके हैं। इस स्टेज में जो लड़का है उसकी अट्रैक्शन फीमेल से होगी, ठीक है, फीमेल की मेल से होगी, क्योंकि जेनिटल्स जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो बिल्कुल मैच्योर है, ठीक है, एंड बच्चा एक्टिव है सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ये बस 5 स्टेजेस थे। आपको इन 5 स्टेजेस की ईयर्स याद रखने हैं, एरोजीनस ज़ोन याद रखना है और फिक्सेशन या फिर कोई डिसऑर्डर क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो याद रखनी है। अब आते हैं हमारे इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन्स ऐसी चीज़ें जो ड्राइव करेंगी आपका बिहेवियर, जिनकी वजह से आपका बिहेवियर एक सर्टेन बिहेवियर परफॉर्म होगा। अब इसमें 2 इंस्टिंक्ट होते हैं, एरोस और थैनेटोस। एरोस है आपका लाइफ इंस्टिंक्ट, ऐसा इंस्टिंक्ट जो आपको ना सर्वाइवल रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड अच्छे काम के लिए मोटिवेट करता है। ये आपको कहता है कि अपनी ग्रोथ पे फोकस कर, अपनी डेवलपमेंट कर, ठीक है? अच्छी-अच्छी चीज़ें खा, अच्छे-अच्छे काम कर। ये एरोस बोलता है। उसके बाद आता है आपका थैनाटोस। व्हेयरएज़ जो थैनाटोस है, थैनाटोस कहता है कि रिस्क ले ज़िंदगी में, ठीक है? हार्म कर, सेल्फ हार्म कर, लोगों को हार्म कर, वॉयलेंस कर। एक ही ज़िंदगी है, खुल के जी। खुल के कैसे जी? कि जितना वॉयलेंस करना है, जो झगड़ा करना है कर। डिस्ट्रक्टिव है ये, बिल्कुल मतलब तबाही मचाने वाला। वेयरएज़ जो एरोस था वो सर्वाइवल रिलेटेड था, ठीक है, वो आपकी ग्रोथ को फोकस करता है और ये आपको बर्बाद करने पे फोकस करता है। जो एरोस है ना उसमें एक मेन वर्ड है जिसका नाम है लिबिडो। अब लिबिडो क्या होता है? सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग लिबिडो एक सेक्सुअल एनर्जी थी। बट अगर आपको ये समझना है कि एरोस में लिबिडो का मतलब क्या है, तो हम सिगमंड फ्रॉइड की जो चीज़ है उसको थोड़ा सा साइड करते हैं। यहाँ पे लिबिडो का मतलब है कि एक एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, आपको मोटिवेट करती है कि उठ काम कर। अगर आपने कोई खाना बनाना है, ठीक है, या फिर इस रूम से दूसरे रूम तक चल के जाना है, उसमें भी आपकी लिबिडो, आपकी एनर्जी लग रही है। समझ गए इतना? अब लास्ट हमारी समरी। समरी में हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा जो फ्री एसोसिएशन। वैसे ये तीनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, क्योंकि जब आप लिखने जाते हो ना तो ये तीनों चीज़ें आपकी थेरेपी के बेसिस पे है, कि थेरेपी में सिगमंड फ्रॉइड ने कौन-कौन सी टेक्नीक यूज़ की थी। ये फर्स्ट 2 टेक्निक्स एंड थर्ड हमें प्रिवेंशन या फिर प्रॉब्लम बताई हुई है कि कौन-सी आ जाती है थेरेपी के टाइम। तो सबसे पहले इन्हें समझते हैं, बाकी हमने आइसबर्ग स्ट्रक्चर और स्टेजेस तो कर ही लिए। अब हम समझते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने कौन-कौन सी टेक्निक्स दी थी। सबसे पहली टेक्निक थी हमारी फ्री एसोसिएशन। अब मान लो जैसे सिगमंड फ्रॉइड के पास एक क्लाइंट है। अब क्लाइंट को वो बोलते हैं कि आप एक काउच पे लेट जाओ एंड आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उन्हें बिना सेंसर किए, मीन्स बिना तोड़े मरोड़े, आप मुझे वो चीज़ें डायरेक्ट बताओ। उसे हम बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। तो उसके बाद आता है ड्रीम एनालिसिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि सिगमंड फ्रॉइड मानते थे कि आपका ड्रीम है ना वो गेटवे है आपके अनकॉन्शियस को समझने का। अगर आप अपने ड्रीम्स के सिंबल्स को समझ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी चीज़ें सप्रेस्ड हैं। अब वही चीज़ें ना सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक में भी एक्सप्लेन की हुई है। उन्होंने हर चीज़ का एक मीनिंग प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर आप अपने ड्रीम में स्नेक देखते हो तो उसका मतलब क्या है, एंड उस चीज़ को वहाँ से पढ़ के ना आप पता कर सकते हो कि आपकी जो ड्रीम्स हैं उनका मतलब क्या है। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही आती है कि इन्होंने ना सेक्सुअलिटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया। आप सांप को देख रहे हो फिर भी आप सेक्सुअली चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आपको मतलब हर चीज़ को ना सेक्सुअलिटी और एग्रेशन के साथ इन्होंने ज़्यादा रेजोनेट कर दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है इन्हें। अदरवाइज इनकी थ्योरीज बहुत अच्छी हैं, बट अगर वो थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट को थोड़ा सा साइड कर दो फिर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है। ट्रांसफेरेंस ना थेरेपी के टाइम एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसका नाम है। इसमें क्या होगा, जो क्लाइंट है वो अपनी फीलिंग्स थेरेपिस्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कर देगा, उसे हम ट्रांसफेरेंस कहते हैं। अब मान लो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने डियर जिंदगी मूवी देखी होगी। आलिया ना अपने ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए शाहरुख खान के पास आती है, उसे थेरेपी लेना स्टार्ट करती है। बट उसे खुद भी नहीं पता चलता कि मूव ऑन करने की कोशिश में, ठीक है, वो थेरेपी लेते लेते ही ना शाहरुख खान से उसे प्यार हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि आलिया के दिल में जो अपने एक्स के लिए प्यार था ना, वो उसने शाहरुख खान के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। समझ गए आप इतना? अब ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ़ क्लाइंट है वो ही अपनी फीलिंग्स थेरेपिस्ट पे डालेगा। कई बार थेरेपिस्ट भी अपनी फीलिंग्स
क्लाइंट पे डाल देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करना कि आपने जो इनकी बुक्स है ना, वो भी पढ़ना। एंड इस बार जून 2026 में ये तक पूछा गया था कि बताओ कि इड का जो कंसेप्ट है वो कौन-सी बुक में लिखा गया है। इतनी डेप्थ में अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितना कंटेंट अभी आपने पढ़ा है उतना पढ़ो, लास्ट में जाके ये देखना बेसिक-बेसिक जो पीवाईक्यूज़ आए हैं। अब ये मत देखना शुरू कर देना कि पर्सनैलिटी के जो टाइप एक्सप्लेन किए वो कौन-सी बुक में किए थे, माइंड के जो इन्होंने टाइप एक्सप्लेन किए वो कौन-सी बुक में किए थे। इतनी डेप्थ में नहीं क्वेश्चंस आते, ये एक आधी बार गलती से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे पेपर ईज़ी आता है साइकोलॉजी का, इस बार थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, अदरवाइज़ इतना डिफ़िकल्टी लेवल होता नहीं। अब कल हम पढ़ेंगे एंग्ज़ायटी और डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में, ठीक है? वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेक श्योर करना कि आप वो भी क्लास देखो। सो आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट।